तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने कक्षा 8 का 3rd चैप्टर लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो देखते हैं कौन और कैसे शासन चलाता है ग्रामीण क्षेत्र पर। ये हमारा 3rd चैप्टर है। तो 12 अगस्त 1765 को बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन इस घटना को बढ़ा ढाकर और बहुत ही भव्य समारोह की तरह दिखाया गया है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये जो चित्र बनाया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव जिसे अपने जीवनी के लिए लिखने के लिए उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको चित्रित करने के लिए बोला था, वही चित्र बनाया है। बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के हाथ आना एक बहुत बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब जो है उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का कोई रास्ता और ढूंढना होगा, है ना। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा किया जा सके। और वह एक व्यापारी कंपनी थी, इसके लिए उसे इस बात का भी ध्यान रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद बेच सके। तो 1765 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल जाती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को किस तरीके से बढ़ाए और अपनी ज़रूरत को किस तरीके से जो है पूरा करे, और उसके साथ साथ अपने जो व्यापार उसने खोले हैं, जो उसका व्यापार है उनमें जो वस्तुएं हैं उनको भी खरीद बेच सके, है ना। तो इसका दीवानी का अर्थ हो गया कि उसके जो आर्थिक मामले थे ना, उससे जितना भी आमदनी होता था या राजस्व इसने जितने भी कर लगा रखे थे उसका जो भी हिस्सा होता था वो अंग्रेज़ों के खाते में जाता था, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रॉबर्ट क्लाइव को ये चित्र 1765 में बनाया गया है। मुग़ल बादशाह दीवानी सौंप रहे हैं। तो कंपनी जैसे ही शासन करती है, समय के साथ साथ कंपनी को यह समझ में आता है कि अगर हमें यहाँ पे रहना है, यहाँ पे अगर अपना शासन चलाना है तो हमें शांति से जो है आगे बढ़ना होगा। इसका कारण था कि बाहरी ताकत होने की वजह, ये तो बाहरी ताकत है, ये बाहरी लोग तो है ना, लेकिन इससे पहले जो गांव में शासन करते थे, जिनका शासन चलता था उन पे उनका जो है लोगों पर दबदबा ज़्यादा था, वो लोगों की बातें ज़्यादा मानते थे, है ना। तो उन लोगों को भी शांत रखना ज़रूरी था जिनके लोग मानते थे बात, और जिनके पास अभी भी काफ़ी सम्मान थी, काफ़ी ताकत थे। ऐसे लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित जरूर करना था लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। तो अंग्रेज उनसे भी डर रहे थे जो पहले अंग्रेजों से पहले यहाँ पे शासन करते थे, जिनकी जो अपनी जो प्रजा थी जो उनकी बातें मानती थी, है ना। तो उनका भी जो है प्रभाव अभी तक बना हुआ था। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो है इस इलाके को उपनिवेश कैसे बनाया गया और जो अंग्रेज हैं संसाधन कैसे जुटाते हैं और किस तरह से जो है अपने मन चाहे फसलों को उगाने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। तो कंपनी की जो आमदनी थी इसके बारे में हम आगे इसका जो टॉपिक है उसको देखते हैं। यहाँ पे है कि कंपनी दीवान तो बन गई लेकिन अभी तक वो खुद को एक व्यापारी ही समझती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके बदले में वह आकलन और वसूली की कोई नियमित जो है व्यवस्था करने से हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, कम से कम कीमत पर बढ़िया बढ़िया सूती कपड़े और रेशम कपड़े खरीदे। इसी कारण से 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य जो है दोगुना हो गया। 1865 से पहले कंपनी से जो भी कंपनी सामान खरीदती थी भारत से, उसको ब्रिटेन अगर भेजती थी तो वहाँ से चांदी सोना आते थे, बदले में वो कपड़ा ले जाते थे, है ना। लेकिन अब तो जो है बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही वो निर्यात भी करने लगी, क्योंकि वहाँ के राजस्व पर उसका अधिकार हो गया था, दीवानी मिल गई थी ना, बंगाल बिहार उड़ीसा, है ना। 1765 में हमने देखा अभी। तो किस तरीके से जो है अंग्रेज़ों की जो है चाह बढ़ने लगी और वो सोचने लगे कि हमें किस तरीके से अपना जो है यहाँ से कम दाम में ले जाए, कपड़े को खरीदे और वहाँ जाकर ऊंची कीमत पर उसे बेच दे, जिससे कि इनका जो है फ़ायदा हो। जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपना सामान जो है बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। किसान अपना लगान नहीं चुका रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर गया था और खेती चौपट होने लगी थी।
तो इस तरीके से किसान जो है परेशान होकर अपने गांव छोड़कर भागने लगे। भाई अब उनके पास पैसा ही नहीं होगा, उनकी आमदनी ही नहीं होगी, तो वो राजस्व कहाँ से देंगे, है ना। और जो खेती करते थे उनको मजबूर किया जाने लगा कि अगर आपका ये जो जो भी आपने उपजाया है उसको हम जो मोल बोल रहे हैं उसी कीमत पे दो, है ना। तो उनसे उनका कोई फ़ायदा नहीं होता था, वो जितना लगाते थे उस खेती में उनका उनका जो है उतना भी उससे प्राप्त नहीं होता था। तो इस तरीके से संकट होने लगे, तो जो है किसान अपने गांव छोड़ छोड़ कर भागने लगे। 1770 में आप यहाँ पे देखिए, 1770 में बड़े अकाल पड़ गए बंगाल में, जिससे कि करोड़ों लोग जो है मौत की नींद सुल गए। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी जो है बंगाल की समाप्त हो गई 1770 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, और इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य 72 में हुआ था, वो कौन सी थी आप बताएंगे। लेकिन जो यहाँ पे जो बिल्कुल अकाल के कारण इतने लोगों की मौत हो गई कि जो है वहाँ पे वहाँ के अर्थव्यवस्था के साथ साथ अगर लोग भी चले गए, जो काम काज करने वाले लोग थे उनकी भी संख्या घट गई, है ना। यहाँ पे आपको बंगाल का जो है बाज़ार दिखाया जा रहा है, जहाँ पे सभी अपना सामान बेचने आते थे। लेकिन जब वहाँ पे क्या बोलते हैं संकट आया, जब वहाँ पे अकाल पड़ गया, तो किस तरीके से ये सुनसान हो गया, आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो जब अकाल पड़ा तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने वो सोचने लगे कि भाई अब इसमें जो है सुधार की ज़रूरत है, कि हम अपनी आय भी बढ़ा सके और किसान इस तरह प्रेरित हो कि वो अपना खेती करे और हमें उसमें से राजस्व का हमें दे। तो कुछ निश्चित तय करना पड़ेगा जिससे कि हमें जो है परमानेंटली आय मिलता रहे। तो खेती में सुधार के लिए उन्होंने एक व्यवस्था लाई, जिसको जो है स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। तो इस व्यवस्था को देखते हैं कि क्या था, है ना। यहाँ पे है कि अगर अर्थव्यवस्था में संकट थी तो क्या कंपनी अपने राजस्व के बारे में जो है सोच नहीं रही थी कि कैसे अपना राजस्व क्या करना है ना। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को लगता था कि अब ज़मीन में निवेश और उनको जो है खेतों में सुधार करना जरूरी है। यह काम किस तरह से किया जा सकता है, इन सवालों पर जो है 2 दशक तक बहस चली। कंपनी आखिरकार 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू की। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदार की जो है मान्यता जमींदार के रूप में मान्यता दे दिया गया, और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। और जो उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से जो है तय कर दी गई थी, और इसका मतलब यह था कि भविष्य में भी इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि इसने उन्हें नियमित रूप से राजस्व भी मिलेगा, इससे जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च को प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए ज़मींदार बढ़ चढ़कर जो है उत्पादन में फ़ायदा जो होगा वो देंगे और उत्पादन भी करेंगे। तो ये जो अंग्रेज़ों की जो राय थी, जिसे सोचकर इन्होंने 1793 में जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, ये किस तरीके से नाकामयाब होती है आपको इस समस्या में देखेंगे। लेकिन इन्होंने ये जो व्यवस्था लाई, इससे क्या हुआ कि इनकी जो लालच थी वो बढ़ गई। हालांकि इसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत हद तक राजस्व को तय कर दिया। और अगर अकाल भी होता था, तो अगर अकाल हुआ तो इसमें कोई संशोधन की प्रक्रिया नहीं थी, चूँकि तो अकाल होता था तो किसान कहाँ से देगा, रैयत कहाँ से देगा राजस्व, है ना। तो वो क्या करते थे कि बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते थे या फिर जो भी साहूकार होते थे उनसे जो है पैसा लेते थे और राजस्व के रूप में उन्हें देते थे। इस तरीके से वो जो है क्या बोलते कर्ज की दलदल में फंसते जा रहे थे। तो इस व्यवस्था से जो है किसान भी खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें हमेशा ही फ़ायदा नहीं होता था। कभी कभी अगर ज़्यादा हो गया उत्पादन तो उससे फ़ायदा होता था, उससे अंग्रेज़ों को नुकसान होता था। अंग्रेज़ सोचने लगते थे कि हमें इतना ही मिला, इतना जो है उत्पादित हुआ है ना। तो इस तरीके की जो है समस्या सामने आने लगी। अस्थायी बंदोबस्त में भी समस्या पैदा हो गई। अब क्या समस्या पैदा हो गई इसको देखते हैं। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जो है जो जमींदार है ज़मीन में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। इसका जो कारण था ये था कि कंपनी ने राजस्व की जो है राजस्व बहुत ऊंचा तय कर दिया था। इतना ज़्यादा था कि उनको चुकाने के लिए ज़मींदार को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल होते थे, उनकी जो ज़मींदारी है उनसे छीन ली जाती थी, अंग्रेज़ों द्वारा जो है नीलाम कर दी जाती थी। तो कुछ ऐसे भी थे जिनको जो है राजस्व चुकाना होता था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो नहीं चुका पाते थे। कुछ तो चुका देते थे, कुछ नहीं चुका पाते थे। तो इससे जो किसानों की जो है परेशानी और बढ़ रही थी। तो 19वीं शताब्दी में
19वीं सदी में आप देखेंगे कि 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमत बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, जिससे ज़मींदार और उनको आमदनी होने लगी। लेकिन इससे कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कंपनी तो हमेशा से ही राजस्व तय कर चुकी थी और अब उसमें वृद्धि भी नहीं कर सकती थी, है ना। तो एक हम सुनते हैं हमारे घर में कि हमने उसे वचन दे दिया, तो एक उसी टाइप का था कि इन्होंने ये तय कर दिया, फिक्स कर दिया कि आप कितना भी हो, अगर आपका उत्पादन हो या ना हो, हमें इतना चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसमें संशोधन भी नहीं कर रही थी, तो इससे ज़मींदारों को फ़ायदा हो रहा था, इनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी का कोई जो है उतना ख्याल नहीं था। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत में ही अपनी ज़मीन गंवा बैठे थे। जो बचे रह गए उनमें से भी जो है बिना परेशानी और निवेश के खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। तो जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उससे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार करने की कोई परवाह नहीं थी। तो देखिए आप किस तरीके से जो है ज़मींदार से ज़मीन जो है नीलाम कर लिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा, अगर वो राजस्व नहीं चुका रही है। और ये भी उम्मीद करते थे कि हमें राजस्व के साथ साथ अपनी ज़मीन में भी सुधार करें। तो भाई उतना नहीं होता था आमदनी, कहाँ से सुधार करेंगे, है ना। तो ये खुद राजस्व नहीं चुका पाते थे, तो कहाँ से करेंगे। और दूसरी तरफ जो गांव के किसान थे वो भी ये व्यवस्था से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये बहुत ही दमनकारी व्यवस्था है। किसान को जो लगान चुकाना होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, और ज़मीन पर उसका जो अधिकार था वो भी सुरक्षित नहीं था। तो लगान चुकाने के लिए अक्सर जो है किसान जो है महाजन से कर्ज लिया करते थे, और अगर वो लगान नहीं चुकाते थे तो उनकी पुश्तैनी ज़मीन तक जो है उनसे बेदखल कर दिया जाता था, उनको नीलाम कर दिया जाता था। तो उनकी जो अपनी पूंजी होती थी वो उससे भी उनका जो है वो हाथ धो देते थे। तो इसकी वजह से इस व्यवस्था को जो है किसानों द्वारा भी बोला गया कि ये बहुत ही दमनकारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था से वो खुश नहीं थे। तो अगली जो एक इस व्यवस्था के विफलता के बाद, स्थायी बंदोबस्त की विफलता के बाद एक और नई व्यवस्था आती है। तो इस नई व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जो स्थायी बंदोबस्त है इसकी जो है किसने करी थी इसको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कार्नवालिस की पिक्चर है ये। स्थायी बंदोबस्त इन्होंने ही लागू करा था, है ना। तो आगे देखते हैं हम एक नई व्यवस्था। तो 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा जो है बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार चलाने के लिए खर्च चाहिए थे, तो वो सोचने लगी कि भाई जो है स्थायी बंदोबस्त तो हमारा जो है फेल हो गया, तो अब इसके जगह पे कोई ऐसी व्यवस्था लाएं जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो सके, है ना। तो इसी को सोचकर एक नई व्यवस्था आती है जिसे महालवाड़ी कहते हैं। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसे संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बोलते हैं ना, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था लाई, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में एक गांव महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना जरूरी है। तो उसके आदेश पर कलेक्टर गांव-गांव जाकर दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों की जो है पैमाइश की, मापा उसको, विभिन्न जो है समूह थे उनके जो अपने जो रीति रिवाज थे उनको दर्ज किया, है ना। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम, जैसे महाल गांव या गांव का समूह होता है ना, उसे कहते हैं महाल, से वसूल करने होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय से संशोधन की गुंजाइश थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जो है जमींदार के बजाय वहाँ का जो मुखिया, जिसको महाल कहते थे, उसको सौंप दिया गया, है ना। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। तो अस्थायी बंदोबस्त में हमने देखा कि एक स्थायी रूप से तय कर दिया कि भाई हमें इतना आय चाहिए आपसे, तो इतना राजस्व उन्हें मिलता था, है ना। लेकिन जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था में कोई निश्चित ये नहीं था कि आपको इतना ही देना है। समय समय पर समय के अनुसार संशोधन किया जा सकता था। इसमें मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है ज़्यादा थी। अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो संशोधन करके कम कर दिया जाता है, अगर ज़्यादा हो रहा था फिर इसको ज़्यादा आय चाहिए तो उसमें बढ़ा दिया जाता था, है ना। तो और उसमें था स्थायी बंदोबस्त में कि जो है आप वहाँ के जो जमींदार है उनसे लिया जाता था। लेकिन जो महालवाड़ी थी वो किसानों के एक समूह, जिसे मुखिया बोलते हैं, उन्हें सौंपा जाता था और उनसे लिया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था में भी कुछ अच्छाई थी, कुछ खामियां थी, इसको भी देखते हैं हम लोग। ये टॉमस मोनरो का चित्र है, यहाँ पे लगा हुआ है पिक्चर उनका, हमारे बुक में ही दिया हुआ है। तो अगला जो है मोनरो की व्यवस्था के बारे में देखते हैं।
तो जो हमारी माहलवाड़ी व्यवस्था थी उसमें भी कुछ खामियां थे, जिसकी वजह से ये भी पूरी तरीके से बोले तो सक्सेस नहीं कर पाया। तो इसके बाद एक और नई व्यवस्था आती है मुनरो की। तो इस मुनरो की व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश इसमें बोल रहा है कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था जो है अपनाने का प्रयास किया गया। वह जो एक नई व्यवस्था थी उसको रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयत, जिसको किसान बोलते हैं ना, नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रेड ने टीपू सुल्तान के साथ चलते युद्ध के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों पर इस व्यवस्था को आजमा कर भी देखा था। तो टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में ये व्यवस्था जो है लागू हो गई। तो ऐसा नहीं था कि माहलवाड़ी व्यवस्था पूरी तरीके से असफल थी, उस कुछ हर चीज़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है, तो उसमें भी थी। लेकिन जो पहले से जिस इलाके में स्थायी बंदोबस्त चल रही थी उस इलाके में एक नई व्यवस्था लाने की ज़रूरत थी। तो उसी इलाके में मुनरो द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, है ना। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जो जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों के से ही बंदोबस्त करना चाहिए, सीधे उनसे ही बात करनी चाहिए, है ना, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व को जो है राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण जो है किया जाता था। और मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को जो है पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो इनके जो विचार आपको दिख रहे हैं बस बुक में ही, हालांकि। तो ये जो इनका जो व्यवस्था था नया रैयतवाड़ी व्यवस्था, किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट होता था इनका। तो हमने अभी तक 3 व्यवस्थाएं देखी। एक था स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद जो माहलवाड़ी, तीसरा जो आया हमारा रैयतवाड़ी। तो माहलवाड़ी में था कि यहाँ पे एक किसान होता था, यहाँ पे एक जमींदार होता था, है ना, और यहाँ पे एक मुखिया होता था, और रैयत में हमने खुद किसान ही देखे। तो अस्थाई बंदोबस्त में था कि जो है किसानों से कर लेकर जो है ये जमींदार होते थे वो कंपनी को देती थी। और उसके बाद हमने देखा कि जो ये माहलवाड़ी में देखा कि यहाँ पे जो किसान थे, है ना, यहाँ पे जो किसान थे, किसान से जो है राजस्व लेते थे ये, और फिर उसके बाद ये कंपनी को देते थे। लेकिन हम रैयत में बात करें तो डायरेक्ट किसान का ही कनेक्शन जो था वो अंग्रेजों के साथ था, है ना, वो इनको राजस्व चुकाते थे, इनके बीच कोई मध्यस्थता नहीं थी, वो जो भी होता था वो डायरेक्ट उनको ही देते थे। तो ये तीनों व्यवस्था थी। और आगे देखते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक है। फिर भी जो है इसमें सब कुछ ठीक नहीं था। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हर समय जो है कितना भी आप परफेक्ट कुछ भी बना लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता ही है। उसी तरह इसमें भी कुछ खामियां थी, इसको देखते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर ही उसमें समस्या दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में जो राजस्व अधिकारियों ने राजस्व को बहुत ज़्यादा ऊंचा तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो गांव छोड़कर भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव जो है वीरान हो गए थे। जो अफसर थे, जिन्हें उम्मीद था कि नई व्यवस्था लाने से किसानों की संपन्न और उद्यमशीलता जो है बनी रहेगी, बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका कारण था कि भ्रष्ट जो है अफसर थे, उसमें कुछ अधिकारी थे जो अपने पॉकेट भरने के चक्कर में जो है राजस्व को ऊंचा कर देते हैं ना। तो ये था हमारा तीनों व्यवस्था। तीनों जो है व्यवस्था लाई गई थी, तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, परफेक्ट कोई भी नहीं था। तो अगला जो हमारा टॉपिक है यूरोप के लिए फसलें, तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारी जो फसलें उगाई जाती थी रंग के लिए, कपड़ा उत्पादन में जो कपड़े को कलर करने के लिए जो है उगाई जाती थी। इसी में आप नील विद्रोह भी देखते हैं। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। अंग्रेज़ों ने यह भी अंग्रेज यहाँ रहने लगे तो उन्हें यह भी महसूस हुआ कि जो भारत का इलाका है वहाँ केवल राजस्व ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ से यूरोप की ज़रूरत के लिए बहुत सारी फसलें भी उगाई जाती हैं, उगाई जा सकती हैं। तो 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील जैसी खेतियों पर पूरा जोर दिया, क्योंकि यूरोप में जो है इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज जो है देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसल उगाने के लिए किसानों को मजबूर करने लगे। जैसे कि बंगाल में पटसन उगाया जाता था, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं उसमें गन्ना, और पंजाब में गेहूं, और महाराष्ट्र और पंजाब के इलाके में जो है कपास, और मद्रास में चावल की जो है मांग जो है कि यहाँ पे आप बस यही उगाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं उगाओगे, हमें यही चाहिए, है ना। तो ये कैसे हुआ, अंग्रेज जो है किसानों को कैसे मजबूर करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक दिया गया है कि क्या रंग का भी कोई इतिहास है। तो हर चीज़ का इतिहास होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है आप कुछ भी देखिए उसका भी इतिहास है, तो इसका भी है। आइए देखते हैं इसको।
तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 तस्वीरें दी गई हैं, जिसमें बाईं तरफ की तस्वीरों में भारत में आंध्र प्रदेश से बुनकरों द्वारा बनाई गई एक कलमकारी छापी गई है, और दूसरी जो तस्वीर है वो ब्रिटेन द्वारा प्रसिद्ध कवि और जो है कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा मॉरिस द्वारा फूल छापी गई हैं। तो इन दोनों में एक समान बात है कि दोनों में ही गहरे रंग नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इंग्लैंड का जो आपको दिख रहा है, ये इंग्लैंड का एक चित्रकारी है, और यहाँ पे ये भारत का तो इस्तेमाल किया गया है। इसमें इसमें आमतौर पर नील कहा जाता है। इसमें जो कलर का प्रयोग किया गया है उसको नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरीके से पैदा होता है? तो इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील नाम के एक पौधे से पाया जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इसका जो है इस्तेमाल किया गया। नीला रंग भारत में उगाने वाले नील पौधे से तैयार होता है, और यह भारत में उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में ही जो है इसका उत्पादन होता था। किसका? नील का, है ना। तो नील का जो इतिहास है आप देखिए कि किस तरीके से नील की जो है मांग बढ़ती गई, जिसकी वजह से भारतीय किसानों पर उत्पीड़न होने लगा। उनको जो है मजबूर किया जाने लगा कि आप नील ही उगाओ, इसके अलावा कुछ मत उगाओ। तो वो किस तरीके से आगे चलकर विद्रोह भी होता है। तो भारतीय नील की मांग जो है क्यों थी भारतीय नील की मांग, इसको देखते हैं ना। इसमें आखिर नील था तो उसमें ऐसी क्या खास बात थी कि इतना मांग था, है ना। यहाँ पे है कि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगाया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। तो आप कटिबंध पढ़े होंगे। ये अगर आप ग्लोब पे देखें तो ये ग्लोब है, तो अगर इस पे देखें तो बहुत सारी कटिबंध बनी हुई है। तो ये जो आप 0 डिग्री देखते हैं विषुवत रेखा से यहाँ ऊपर से नीचे तक कर्क मकर के बीच में जो ये इलाका है हमारे यहाँ पे भारत है ना। तो ये पूरा भारत जो है उष्णकटिबंधीय इलाके में उसका अधिकतर भाग आता है। जम्मू कश्मीर वाले इलाके, उधर वाले इलाके को छोड़कर नीचे का जो है अधिकतर भाग जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत जो है इस परिस्थिति से नील के उत्पादन के लिए मस्ट था, है ना। तो भारत में बहुत ज़्यादा नील का उत्पादन होता था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा की ही यूरोप में उसकी जो पहुंच थी, उसकी मांग भी उस टाइम उतनी नहीं थी। उनकी कीमत भी बहुत ऊंची थी, इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादक को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए एक दूसरा पौधा जिसका नाम था वुड पर निर्भर होना पड़ा, है ना। अब जो कुछ ऊंचे दाम वाले जो अच्छे घर से होंगे, जिनका जो है जिनके पास पैसा होगा वही तो इतनी ऊंची ऊंची जो है पैसे मांग वाली वस्तुएं खरीद पाएंगे, या फिर वो कलर हो या कुछ और हो, है ना। तो उसकी मांगे बहुत ज़्यादा थी। तो इसका जो डुप्लीकेट हम बोल सकते हैं कि एक पौधा उन्होंने ढूंढा जिससे कि बैंगनी और नीले रंग का कलर प्राप्त होता था, है ना। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगाया जाता था। तो शीतोष्ण के लिए तो भाई उधर है ही यूरोप, तो यूरोप में आसानी से ये मिल सकता था। इसको कहाँ कहाँ उगाया जाता था आप इसको देखिए। उत्तरी इटली में, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगाया जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपने सरकार से पर दबाव डाला कि ये जो नील का आयात है उसको बंद कर दिया जाए, है ना। क्योंकि उनका जो वुड का पौधा जो वुड से वो उत्पादित कर रहे थे उसका मांग नहीं था, क्योंकि उससे जो कलर प्राप्त होता था ना वो बिल्कुल उतना चमकीला नहीं होता था नील की अपेक्षा, है ना। तो उसकी जो है क्वालिटी थोड़ी सी डल थी, इसकी वजह से उसकी मांग घट रही थी। तो वहाँ के जो उत्पादक थे वो परेशान थे कि भाई हमारा उत्पादन तो बिक ही नहीं रहा है, हम कैसे क्या करें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को पसंद करते थे, क्योंकि जो नील बहुत ही चमकदार और नीले रंग देता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग जो है बेजान और फीका होता था। तो 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी को ढीला करने के लिए सरकार को मना लिया, है ना। कैरिबियाई द्वीप के समूह सेंट डोमिंगो और फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली और जमैका में, ब्रिटेन और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील की जो है बागान सामने देखने को मिलती है। तो किस तरीके से जो है नील की मांग जो वोट जो उत्पादित करते थे वो ये कहने लगे कि इस पर पाबंदी लगा दो, हमारा उत्पादन नहीं बिक रहा है। लेकिन वहाँ के जो लोग थे जो इस नील को बहुत पसंद करते थे, उन्होंने सरकार को मना लिया कि नहीं नहीं इसको बंद मत करो, ये आएगा, है ना, यूरोप में। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिक का युग शुरू हो गया था। औद्योगिकरण का जो मतलब होता है कि वहाँ पे जो बहुत ऊंचे पैमाने पे उद्योग जो है विकसित होने लगे, उनकी स्थापना होने लगी, मशीनरीज होने लगी, है ना। और उसके कपास उत्पादन में भी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई में भी मांग और तेजी बढ़ने लगी।
जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति जो है अनेक कारणों से बंद हो गई। तो यूरोप में जो जाता था, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो नील की खेती होती थी, वो उससे जो नील जाता था वो किसी कारण से बंद कर दिया गया। तो अब तो भाई उनको नील कैसे भी चाहिए था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि भारत का जो बाज़ार था नील का, उसको खोल दिया जाए और उससे अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा था। तो 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। तो ब्रिटेन के अंग्रेज़ अब नील की आपूर्ति के लिए बहुत ही बेचैन थे और किसी तरीके से वो चाहते थे कि बस हमें नील मिल जाए, है ना। तो एक अंग्रेज़ों को बहुत ही अच्छा मौका दिखा अपने जो है राजस्व को, अपने उत्पादन को, अपनी जो है आमदनी को बढ़ाने के लिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो किस तरीके से भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ती है, वो सोचते हैं कि भाई अब तो हमारा जो नील है अब भारत से ही ले जाएंगे और हमें इससे अच्छी खासी जो है पैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती कैसे बढ़ाई जाए, इसके रास्ते जो है ढूंढने लगी। तो आइए देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती जो है तेज़ी से फैलने लगी और बंगाल में पैदा होने वाली नील की दुनिया के बाज़ारों में छा रही थी। तो 1788 में आप देखेंगे कि ब्रिटिश द्वारा जो आयात किए गए नील में भारत की जो प्रतिशत था वो 30 था, लेकिन 1810 में आप इसका हिस्सा जो बढ़कर है 95% हो जाता है। तो किस तरीके से यूरोप में इसकी मांग बढ़ रही थी और जो यूरोपवासी है अट्रैक्ट हो रहे थे इसकी तरफ, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी किस तरीके से लोगों पर दमन करके उनसे नील उपजा रही थी। आप देख सकते हैं इस प्रतिशत को देख के, है ना, अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन से काफ़ी पैसा कमाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए जो है नौकरियां छोड़ दी कि भाई नील से इतना उत्पादन हो रहा था, क्यों ना इसका हम खुद ही उत्पादन करें, है ना। तो इसके लिए जो है भारत का जो है स्थिति बहुत ही अच्छी थी नील की खेती के लिए। तो कुछ लोग भारत की तरफ आने लगे, है ना। तो नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे के उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग जो है भारत आए और उन्होंने नील का बागान जो है लिया। और जिनका यहाँ पे ज़मीन नहीं था उन्होंने ज़मीन खरीदी, पैसे नहीं थे तो उन्होंने कंपनी जो है बैंक जो थी वो नील की खेती के लिए पैसे देना जो है हमेशा से ही रेडी रहती थी कि अगर आपको पैसे चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए तो हम आपको देंगे, है ना, बदले में आप हमको नील जो है उत्पादित करके दो। तो नील की खेती कैसे होती थी इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखते हैं। नील की खेती जो है मुख्य रूप से इसका दो तरीका था, एक था नीज और दूसरा था रैयती। नीज खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह ज़मीन को खरीद लेते थे या फिर दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन जो है भाड़े पर या पट्टे पर ले लेते थे और ज़मींदारों को काम पर जो है लगाकर नील की खेती करते थे। तो नील की जो खेती की जाती थी उसका जो दो टाइप था, पहला नीज और दूसरा रैयती। तो नीज की खेती में समस्याएँ क्या थी इसको देखते हैं। बगान मालिकों को नीज की खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रहा था। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जाती थी और ऐसी ज़मीनों पर आबादी बहुत ज़्यादा संख्या में थी। तो यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत में ही उनका जो है हाथ आ पाता था। तो नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत होती थी। वो छोटे छोटे भूखंडों पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिलती? उन्हें नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द तो और भी ज़मीनें नहीं मिलती थी, है ना, वहाँ पर लोग रहते थे। तो पट्टे पर ज़मीन लेने की प्रयास किया करते थे और वहाँ के किसानों को हटवा दिया करते थे। इससे जो है टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। किसानों द्वारा विद्रोह किया जाता था। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं होता था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूर की आवश्यकता होती थी। मज़दूर की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब वो अपना धान वान की खेती में लगे होते थे। धान काटने बोने के टाइम पे ही नील की खेती भी उन लोग करते थे। तो उस टाइम पे जो है मज़दूरों को जो है इंतज़ाम करना बहुत ही बड़ी चुनौती टाइप की थी। और कोई भी अपना जो है ये खेती छोड़कर थोड़ी ना नील की खेती करेगा, है ना। पहले अपने कार्य करेगा तभी तो कुछ और करेगा। बड़े पैमाने पर जो है निजी खेती के लिए बहुत सारे हल और बैल की भी ज़रूरत होती थी। तो उसी टाइम पे दो दो खेतियाँ होती थी जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो आइए देखते हैं आगे। तो नील की खेती के लिए जो है ज़मीन कम पड़ रही थी, तो किस तरीके से देखते हैं आगे। तो 1 बीघा नील की खेती में क्या क्या लगता था? तो 1 बीघा नील की खेती में
2 हल चाहिए होते थे। तो इसका मतलब था कि अगर किसी बागान मालिक को 1000 बीघा में ज़मीन में नील की खेती करनी है तो उसे 2000 जो है हलों की आवश्यकता होती थी। हलों को खरीदना और उनको रख-रखाव की एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी जो है हल नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे वो भी धान की खेती करते थे, है ना? तो उन्हें भी हल बैल की आवश्यकता होती थी। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी। जिस समय नील उत्पादन को ज़रूरत होता था उसी समय जो है किसान अपने जो है चावल उत्पादन में इन चीज़ों की उपयोग करते थे। तो 19वीं सदी के आखिर तक बंगाल मालिक नील खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचा रहे थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम आती थी, है ना? बाकी ज़मीन रहित व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो निज खेती की जाती थी खुद की, तो उनके लिए जो है मज़दूरों को लाना या फिर हल बैल की जो है ये इंतज़ाम करना बहुत ही कठिन होता था। तो आगे देखते हैं कि इसमें एक आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, ये किस चीज़ का चित्र है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरेबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंग्यू में नील और चीनी की उत्पादन शुरू किया था। लेकिन इन बागानों में काम कर रहे अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आते हैं और उन्हें जो अपने मालिकों को है मार देते हैं। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा समाप्त कर दी और इस घटना की वजह से कैरेबियाई द्वीप समूह में नील की खेती ठप पड़ गई, क्योंकि उनके पास दास ही नहीं होते। तो मजदूर जो स्वतंत्र है वो थोड़ी ना, वो तो अपनी मर्जी से कार्य करेगा ना, उनके पास नहीं होते थे। तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। अब गुलाम किसको कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होती है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक के लिए ही काम करना पड़ता है। तो गुलाम का मतलब कि अगर उसकी अपनी मर्जी हो कि हमें कुछ करना है तो वो नहीं कर सकता है, वो जो उसका मालिक बोलेगा वो वही करता था, है ना? उसको गुलाम बोलते थे। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं कि रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती कैसे जबरन जो है करवाई जाती थी और इससे क्या प्रभाव पड़ता था लोगों पर, और वो किस तरीके से विद्रोह पर उतर आते थे, इसमें आप देखेंगे। रैयती व्यवस्था के तहत बंगाल मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन लोग को नील उगाने के लिए कम ब्याज पर जो है दर पर बागान मालिकों को नगद जो है कर्ज देना पड़ता था। तो बागान मालिक जो रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे, उनको जो है अपना जो नील था उन्हीं को बेचना पड़ता था। कर्ज लेने जो रैयत उनको बागान मालिक थे उनको क्या देते थे? काम करने के लिए जो रैयत वो कम अपनी ज़मीन पर 25% जो है 35% पर जो है 25% पर ज़मीन कर खेती करनी होती थी नील की, है ना? तो बंगाल मालिक बीज मुहैया कराते थे, उपकरण देते थे, लेकिन मिट्टी को कैसे तैयार करना है, उसमें बीज बोने और सफल फसल की जो है देखभाल करने का जिम्मा जो है काश्तकारों का ही होता था। तो जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वह चक्र दोबारा से फिर वैसा ही चलता था। यहाँ पे मान लीजिए कि हम आपसे लिए पैसा वैसा बीज और उपजाया और आपको दे दिया, फिर ये फसल तैयार हो गया, फिर इसके बाद दोबारा हम आपको बीज देंगे, उसके जो उपकरण है वो देंगे, फिर आप तैयार करेंगे, फिर आप हमको दे देंगे, है ना? तो ये जो है चक्र हमेशा ही चलता रहता था। यहाँ पे आप देखिए कि 19वीं सदी की शुरुआत में जो है बंगाल के मजदूर नील की खेती कर रहे हैं। भारत में नील के पौधे की कटाई जो है अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। खेतों में फैक्ट्री के लिए जो है किस तरीके से आप इसमें चित्र दिया गया है, आगे देखते हैं। तो जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत ही जो है आकर्षित थे, वो उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कर्ज नहीं होगा, कार्य होगा शायद। उन्हें यह समझ में आने लगा कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है ना? उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत ही कम होती थी और कर्जों के सिलसिले कभी ख़त्म नहीं होते थे। तो उनकी जो है उन्हें लगता था स्टार्टिंग में कि जो नील की खेती है उससे हमें आमदनी हो रहा है, ऐसा कुछ जो उनके दिमाग के अंदर मिथ्या था वो ख़त्म हो गया जब उनकी जो है समस्याएं बढ़ने लगी, वो नहीं चुका पा रहे थे, है ना? तो समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेत पर नील की खेती उपजाए, लेकिन नील के खेती के साथ एक प्रॉब्लम था कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी के सारी ताकतों को खींच लेती थी।
नील की कटाई के बाद वहाँ पे कोई भी धान की खेती नहीं हो सकती थी। तो ये जो है नील के बाद कोई भी एक पौधा नहीं उपजाया जा सकता था, ये प्रॉब्लम थी। तो जो किसान है वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो खेत है वो बर्बाद हो, फिर उसके बाद कोई उपज ना हो, है ना। तो ये सब धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, जिसकी वजह से विद्रोह भी होता है। उससे पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसको देख लेते हैं नील का उत्पादन कैसे होता था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप घर पे देख सकते हैं इसको खुद से, है ना। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि नील विद्रोह के बाद और उसके बाद क्या हुआ। तो नील विद्रोह क्यों हुआ और नील विद्रोह के बाद क्या हुआ, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बंगाल मालिकों को जो है बगान मालिकों को जो है लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान जो भी उनके पास हथियार थे वो लेकर फैक्ट्री पर हमला करने लगे। और औरत जो है अपने बर्तन छन्नी छनौटा जो लेकर वो भी जो है युद्ध करने के लिए जो है हमला करने के लिए साथ चल पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जो गुमास्ता थे, एजेंट थे, उनकी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना वो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और ना ही अपने जो है बगान मालिकों के जो है गुंडों से डरेंगे, है ना, और ना ही वो नील की खेती करेंगे। नील के किसान चुप बैठने वालों में से नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें से कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। तो जब इंसान पे दमन होता है तो वो उसकी आवाज़ें कितनी भी चुप हो, वो कितना भी नहीं बोलता हो, लेकिन अगर उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है तो वो अपने लिए ही सही आवाज़ उठाता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस आवाज़ को उठा पाते हैं, है ना, कभी कभी, है ना। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें अस्थायी जमींदारों और मुखियों का भी समर्थन मिलेगा। वह बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील की अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्हें नील के किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने लगे। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इससे परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ रही थी और उससे उनका जो जमीन था, उनकी जो बगान थी उस पे जबरन जो है उनका जो है वो जबरन उस पे समय के लिए जो है ज़मीन ले लेते थे, बहुत समय के लिए उन्हें देने से भी मना करते थे। तो इस तरीके से जो है ज़मींदार लोग, मुखिया लोग परेशान थे कि उनकी एक तो उनकी शक्ति में जो है कटौती हो रही है, उनकी शक्ति कम होती जा रही है और ऊपर से उनकी ज़मीनें भी उनसे छीन ली जा रही है, उन्हें बगानें भी उनसे छीन ली जा रही है ना। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और जो है व्यापक विद्रोह नहीं चाहती थी, इससे डरी हुई थी, है ना, कि फिर 1857 की क्रांति ऐसी क्रांति की थी कि अंग्रेजों की सत्ता भारत से उखड़ते उखड़ते रह गई। तो ऐसे डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में कि सर्दियों में इलाके का दौरा किया और रैयतों को लगने लगा कि सरकार उसकी दुर्दशा से परेशान है। तो बरसात में मजिस्ट्रेट जो है एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो रैयतें हैं उनको जो है किसान जो उनको खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इस नोटिस के आधार पर यह खबर जो फैल गई कि रानी जो विक्टोरिया है वह नील की खेती करने का जो है वो हुक्म देती है कि नील की खेती नहीं की जाएगी, है ना। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, बस ये बताया गया किसी को मतलब जबरन नहीं किया जाए कि आप नील की खेती करो ही, है ना। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की ये कोशिश कर रहे थे। इस कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। तो जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील के जो है जिलों की ओर चले गए। उन्हें रैयतों की दुर्दशा, बंगाल मालिकों की जो जोर जबरदस्ती थी और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखने लगे। उन्होंने, जो पढ़े लिखे लोग थे, है ना, अखबार छापने लगे, किताबें लिखने लगे। तो इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी और नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसे नील आयोग कहा गया, है ना। इस आयोग में बगान मालिकों को दोषी पाया गया और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है और आयोग ने रैयतों को से कहा कि वे जो है मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो इस नील की खेती को बंद कर सकते हैं। तो एक किसानों की दशा और उनकी बगावत को देखकर एक नील आयोग बैठाया गया, जिससे जांच के आधार पर पता चला कि जो किसान है वो बेचारे, उन पे जो है दमन किया जा रहा है
और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं आप उसको पूरा कर लो, अगर उसके बाद आप चाहते हो तो इससे जो है इसको नहीं कर सकते हो। आपका अगर मन नहीं है नील की खेती करने का तो आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर जो है ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था और उसमें एक उनका जो व्यवसाय भी था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे तो बिहार के किसान जिसमें चंपारण जो सत्याग्रह होता है, क्या नाम था उनका, नाम बताइए कमेंट सेक्शन में आप। चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखते हैं और जो है न्योता देते हैं कि आप यहाँ पे आइए और इस समस्या को जो है सुलझाइए। तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ जो है चंपारण आंदोलन की शुरुआत, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है ना। तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था कि आप हमारे चंपारण में आइए और यहाँ पे किसानों की समस्या को सुनिए और उसे कैसे हल करना है इस बारे में बताइए। तो आप उस व्यक्ति का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में, है ना। तो आगे देखते हैं, एक बॉक्स बनाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति हैं हाजी उल्ला, इनसे जो है कुछ नील आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो सवाल करते हैं कि क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो, अगर तैयार नहीं हो तो किस शर्त पे तुम नील की खेती करोगे, है ना। तो देखिए हाजिमुल्ला क्या कहते हैं कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। तो एक वहाँ पे एक और व्यक्ति थे जिनका नाम श्री साले था और वो किस तरीके से इन्हें लालच देते हैं कि क्या तुम 1 रुपये प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती करने को नहीं चाहोगे। तो फिर से हाजिमुल्ला कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील की खेती नहीं करूँगा। तो किस तरीके से ये नील का जो खेती था, लोगों को किस तरीके से परेशान थे इस खेती से, आप इस जो बात है, जो 4 लाइनें हैं इससे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें अन्यत्र में दिया गया है कि वेस्ट इंडीज़ में नील की खेती, तो ये आप खुद से देख लीजिएगा किस तरीके से वहाँ पे नील की खेती की जा रही थी। और हमारा ये चैप्टर जो है समाप्त होता है और इसका जो क्वेश्चन है आप घर पे करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थोड़ी दिनों से मैं वीडियो रेगुलर नहीं ला पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ और वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।